बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस शहज़ादी नज़ीर और आज हम पढ़ेंगे जो टॉपिक चैप्टर 4 का, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी में हम यहाँ पर डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे कि उन्होंने सेल पे किस तरह से काम किया और कैसे इंफॉर्मेशन सेल से रिलेटेड हमें दी। बच्चों, हम थर्ड चैप्टर में भी क्लासिफिकेशन का जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे भी देखा था कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ग्रीक फिलोसफर से ही मिलता है। यहाँ पर सेल के बारे में अर्लीस्ट इंफॉर्मेशन भी हमें ग्रीक फिलोसफर से ही मिलती हैं, क्योंकि ग्रीक फिलोसफर वो लोग थे जिन्होंने बेसिक नॉलेज बायोलॉजी का और नेचुरल साइंस का जितना भी था वो सारे का सारा उन्होंने इकट्ठा किया था। और यहाँ पर एरिस्टोटल वो फर्स्ट साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर भी रह चुके हैं, जिन्होंने ये कहा था कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर समहाउ रिलेटेड। प्लांट्स एंड एनिमल्स का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक़ है, कोई चीज़ ऐसी है जो वो कॉमन शेयर करते हैं। अब उनका ड्रॉबैक ये था ग्रीक फिलोसफर का कि उस टाइम पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन उस टाइम पे नहीं थी। उस टाइम पीरियड में माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट नहीं था, माइक्रोस्कोप उस वक्त तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, इसलिए सर्टेनिटी के साथ ये बात कंफर्म नहीं हुई थी। ये 17th सेंचुरी में जब माइक्रोस्कोप इंट्रोड्यूस हुई तो पता चला कि वाकई में प्लांट्स और एनिमल्स में जो चीज़ कॉमन है, जो चीज़ रिलेटेड है, वो सेल है। अब ये कैसे हम तक सेल के बारे में इंफॉर्मेशन आई, ये स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट साइंटिस्ट की यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशंस देखेंगे। एरिस्टोटल ने तो हमें ये कह दिया कि जी एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड। नेक्स्ट रॉबर्ट हुक हैं, ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 1665 में एक एक्सपेरिमेंट किया। इनकी अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप थी। जब माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट मिला तो इन्होंने अपनी खुद से तैयार की माइक्रोस्कोप, और सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने स्टडी थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क कहते हैं बेटे बाक। मैंने आपको प्रीवियस लेसन में एक वर्ड यूज़ किया था बाक का, जो कि दरख्त के तने का आउटर कवर होता है, स्टेम का आउटर कवर, डार्क कलर, डार्क ब्राउन कलर का, और उसी का पीस थिन स्लाइस लिया कॉर्क का। रॉबर्ट हुक ने, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक थिन स्लाइस कॉर्क का लिया और उस बहुत ही बारीक स्लाइस को अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में रख के देखा तो वेरी फर्स्ट टाइम उनको उस माइक्रोस्कोप के अंदर हनीकॉम लाइक टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स नज़र आए। हनीकॉम कहते हैं शहद की मक्खी के छत्ते को, और उस छत्ते के अंदर जैसे छोटे छोटे खाने बने होते हैं, उसी तरह के टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स कुछ इस तरह की शेप में उनको नज़र आए, इस तरह से। और इन छोटे छोटे खानों को जो अंदर से खाली हैं, एम्प्टी कंपार्टमेंट्स, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हनीकॉम टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स को। फर्स्ट टाइम ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने वेरी फर्स्ट टाइम इनके लिए वर्ड यूज़ किया था सेल्यूली का। जो वेरी फर्स्ट टाइम सेल की तरह का जो वर्ड यूज़ हुआ था, दैट वाज सेल्यूली, नेम्ड
to these tiny empty compartments. इनके लिए ये वर्ड यूज़ किया था सेलुली का, और जो आज की साइंस हमें सेल के तौर पे बताती है। हम इस टर्म को से फेमिलियर हैं विद द नेम ऑफ सेल। उस वक्त 1665 में ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने जब अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में एक कॉर्क दरख्त के तने का थोड़ा सा पीस लेकर, स्लाइस लेकर जब स्टडी किया तो उसको क्या नज़र आया था? हनीकॉम्ब लाइक टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स। शहद की मक्खी के छत्ते के अंदर जो छोटे छोटे खाने होते हैं, उस तरह के टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स नज़र आए, और उसको नाम दिया उसने सेलुली का। क्या नाम है? सेलुली। और जो आज हम इस टर्म से फेमिलियर हैं विद सेल। नेक्स्ट वन साइंटिस्ट जिन्होंने इनके बाद थोड़े अरसे के बाद काम किया था, एंटोनी वैन लीवनहुक। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को स्टडी किया। जो रॉबर्ट हुक ने किया था वो तो सेल्स लिविंग फॉर्म में या मूविंग फॉर्म में नहीं थे, लेकिन लीवनहुक ने क्या किया, कुछ थोड़ा सा पौंड वाटर के ड्रॉप्स लिए और उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया। पौंड वाटर को जब माइक्रोस्कोप में स्टडी किया तो उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स मूव करते हुए नज़र आए। पौंड वाटर के ड्रॉप्स को स्टडी किया और उन मूविंग ऑब्जेक्ट्स को नाम दिया गया, वेरी इंटरेस्टिंग नेम, मूविंग ऑब्जेक्ट्स नेम्ड एज एनिमल्क्यूल्स। यस, एनिमल्क्यूल्स। एनिमल्क्यूल्स, एनिमल से मिलता जुलता नाम जो उस वक्त यूज़ किया गया। एनिमल्क्यूल्स, जो चीज़ें उसको माइक्रोस्कोप में मूव करती हुई नज़र आई, जो उसने पौंड वाटर लेकर स्टडी किया था, उसको क्या नाम दिया? एनिमल्क्यूल्स का। देखें, रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल इंट्रोड्यूस करवाया बाय द नेम सेलुली। अब एनिमल सेल या लिविंग सेल सबसे पहले एंटोनी वैन लीवनहुक ने इंट्रोड्यूस करवाया, और उसने क्या किया था, पौंड वाटर लेकर उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया तो उसको जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स नज़र आए, उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स थे जो ख़ास मूवमेंट शो कर रहे थे, उनको नाम दिया क्या? एनिमल्क्यूल्स का। एनिमल्क्यूल्स का। इसके बाद 1.5 सेंचुरी तक लीवनहुक के बाद कोई ख़ास काम कहते हैं नहीं हुआ। उसके 1.5 सेंचुरी के बाद जेन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने इन 1809 बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रिंसिपल बताया। एक बात उन्होंने कही थी, नोबॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज और फॉर्म्ड थ्रू सेलुलर टिश्यूज। Nobody can have life। किसी भी बॉडी के अंदर उस वक्त तक जिंदगी नहीं हो सकती if its parts are not cellular tissues or formed by cellular tissues। किसी भी बॉडी में उस वक्त तक लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर उसके बॉडी पार्ट्स सेलुलर टिश्यूज नहीं है या सेलुलर टिश्यूज से मिलकर नहीं बने होंगे, हम उसको लाइफ कंसिडर ही नहीं करेंगे। दिस वॉज
द जेन बैप्टिस्ट डी लामार्क, जिन्होंने 1809 में ये बात कही थी, और ये बात बड़ी ही इम्पॉर्टेंट क्ल्यू दे रही थी लिविंग थिंग्स के लिए। रॉबर्ट ब्राउन जो कि ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे, इन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया इन 1831। इन्होंने क्या काम किया? डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। अब आप देख रहे हैं बच्चों, स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर कितना इम्पोर्टेंट काम हो रहा है। एरिस्टोटल ने कहा जी कि प्लांट और एनिमल कोई ना कोई ताल्लुक आपस में ज़रूर रखते हैं। उसके पास माइक्रोस्कोप नहीं थी उस टाइम पे। उसने कहा कि सम हाउ रिलेटेड, कोई चीज़ ऐसी है जो उनको आपस में लिंक करती है। और बाद में ये बात रियल में प्रूव हो गई कि प्लांट्स और एनिमल्स में सेल होते हैं। दे हैव द सेल्स, दे आर कंपोज्ड बाय सेल्स। रॉबर्ट हुक ने अपनी फर्स्ट सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइस ऑफ कॉक को स्टडी किया और टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स को नाम दे दिया था सेलुली का। उनको नाम क्या दिया था? इन टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स को नाम दिया सेलुली का। फिर एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने क्या काम किया? इन्होंने पॉन्ड वाटर लिया और जब माइक्रोस्कोप में स्टडी किया तो उनको कुछ खास मूविंग ऑब्जेक्ट्स नज़र आए, दैट वर नेम्ड एज एनिमलक्यूल्स। जेन बैप्टिस्ट डी लामार्क इन 1809। बच्चों ये टाइमलाइन भी याद करने हैं, साइंटिस्ट के नाम और उनकी कंट्रीब्यूशंस सेपरेट मार्क करके उनको हाईलाइट भी साथ साथ करते जाएं, और फिर अलग-अलग याद करना है। किसी एक की कंट्रीब्यूशन को किसी दूसरे के साथ लिंक नहीं करना आपने। जेन बैप्टिस्ट डी लामार्क की क्या कंट्रीब्यूशन थी? उन्होंने कहा था नोबडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज और फॉर्म बाय सेलुलर टिश्यूज। इसी तरह रॉबर्ट ब्राउन ने, जो कि ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट एज यू नो हु स्टडी इन बॉटनी, और जोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? हु स्टडी अबाउट एनिमल्स। तो इन्होंने सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर किया था इन द सेल। और ये बातें MCQs में भी पूछी जा सकती हैं, ये शॉर्ट में भी 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस फर्स्ट? रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे जिन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, इसको भी आप अलग से मार्क करेंगे। इसके बाद मैथियास शेलिडन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट प्लांट स्टडी करने वाले को कहते हैं। उन्होंने 1838 में प्लांट्स की ढेर सारी स्टडी की और उनका ये कहना था कि सारे के सारे प्लांट्स, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, आर द एग्रीगेट ऑफ मैनी सेल्स। जितने भी प्लांट्स हैं वो सब सेल से मिलकर बने हैं, और सेल वो चीज़ है जो प्लांट बॉडी को बना रही है, और उस पूरी बॉडी का मजमुआ जो है वो सेल है। सेल, ढेर सारे सेल्स मिलते हैं तो प्लांट बॉडी को बना रहे हैं। ये इन 2 लोगों के मिलने से मैथियास शेलिडन और थ्योडर श्वान ने, थ्योडर श्वान जो थे 1 साल बाद अपनी बात को इंट्रोड्यूस करवाया, और ये जोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एनिमल्स पे स्टडी किया और यही बात उन्होंने भी कही कि ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। एक तरफ बॉटनिस्ट हैं मैथियास शेलिडन जो ये कह रहे हैं कि सारे के सारे प्लांट्स सेल से मिलकर बने हैं, दूसरी तरफ जोलॉजिस्ट हैं थ्योडर श्वान जिन्होंने ये कहा कि ऑल एनिमल्स आर ऑल्सो कंपोज्ड बाय सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल दीज एनिमल्स। तो इन दोनों की इस बात ने आगाज़ किया, स्टार्ट दिया
सेल थ्योरी का। अब सेल थ्योरी को इंट्रोड्यूस इन दो, एक बॉटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद मज़ीद इसके ऊपर रिसर्च हुई और आहिस्ता आहिस्ता वही सेल थ्योरी फर्दर एक्सटेंड हो गई। मैथियास शिलीडन का ये कहना था कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, जबकि थियोडोर श्वान का कहना था ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड बाय सेल्स। उसके बाद 1855 में एक जर्मन ही थे फिजिशियन रुडोल्फ वर्च्यू। इन्होंने इस सेल थ्योरी की एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन दी अपनी जर्मन लैंग्वेज में। उनका कहना था ओ मैनी सेलुला ई सेलुला, ओ मैनी सेलुला ई सेलुला। आपने इसको याद रखना है, ओ मैनी सेलुला ई सेलुला, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका क्या मतलब है? ओ मैनी सेलुला ई सेलुला मीन्स ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इट मीन्स कि नए सेल्स पुराने सेल्स से बनते हैं। जो पहले से मौजूद सेल्स हैं, पुराने सेल्स हैं, वो नए सेल्स को पैदा करती हैं। ओ मैनी सेलुला ई सेलुला, बार बार बोलेंगे ओ मैनी सेलुला ई सेलुला। इट मीन्स ऑल न्यू सेल्स अराइज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ये रुडोल्फ वर्च्यू ने कहा था। ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है हु वॉज रुडोल्फ वर्च्यू। रुडोल्फ वर्च्यू जो कि एक जर्मन फिजिशियन थे, इन्होंने सेल थ्योरी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन दी थी, एक अहम पॉइंट के ज़रिए से सेल थ्योरी में इजाफा किया था कि नए सेल्स पुराने सेल्स से बनते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनका क्ल्यू था, जिसको लिविस पैस्चर ने 1862 में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। तजर्बात के ज़रिए से उस बात को जो रुडोल्फ वर्च्यू ने कही थी उसको प्रूव किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था इस बात को, इसी बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। जो रुडोल्फ वर्च्यू ने बात कही थी उसको तजर्बात के साथ लिविस पैस्चर ने प्रूव कर दिया। जी बच्चों, सेल थ्योरी मैथियास शिलीडन ने और थियोडोर श्वान ने इंट्रोड्यूस करवाई और फर्दर एक्सटेंड रुडोल्फ वर्च्यू ने की। और आने वाले टाइम में बायोलॉजी में सेल थ्योरी को एक बहुत बड़ी जगह मिल गई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी गई और बहुत सारी रिसर्च में इसको यूज़ किया जाने लग गया। और डिफरेंट बायोलॉजिस्ट ने अपने अपने टाइम में आके उसको उस नॉलेज को यूज़ करते हुए उससे बहुत सारे प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस करवाए। फर्स्ट वन जो बेसिक प्रिंसिपल है सेल थ्योरी का, अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल्स स्टडी करने जा रहे हैं। सेलेंट फीचर्स जिनको आप कह सकते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स are composed of one or more cell. फर्स्ट प्रिंसिपल है इसका कि तमाम ऑर्गेनिजम्स मिलकर बने हैं एक सेल से या ढेर सारे सेल से। पहला प्रिंसिपल ही किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स को एक्सप्लेन कर रहा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ
वन और मोर सेल्स, यानी ऑर्गेनिजम्स होने के लिए या एक सेल होना या फिर ढेर सारे सेल्स होना ज़रूरी है। सेकेंड प्रिंसिपल है बच्चों, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, smallest living things. The basic unit of organization of all organisms। जी, सेकंड प्रिंसिपल क्या बता रहा है कि सेल जो है स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग है, सबसे छोटी चीज़ है, और ये यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स का। आप देख लें, हमने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिजम्स की बनाई हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या मल्टी सेलुलर, किस बेस पे बनाई हैं? सेल की बेस पे ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं। सेल अगर इंडिपेंडेंट एक अकेला स्टे करता है, लाइफ गुजारता है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ढेर सारे सेल्स इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हैं और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर ढेर सारे सेल्स मिलकर सेल्स टिश्यूज़ बना रहे हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन्स बना रहे हैं, तो हम उस लेवल को, उस ऑर्गेनाइजेशन को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देते हैं। तो इस सेकंड प्रिंसिपल में हमें ये बताया जा रहा है कि सेल एक तरफ तो स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग है, सबसे छोटी लिविंग चीज़ है, और बेसिक यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स का। हमने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं उनको हमने सेल की बेस पे ही बनाया है। फिर उसके बाद थर्ड है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम new cells, all new cells arise from pre-existing cells, pre-existing cells। ये था तीसरा प्रिंसिपल कि नए सेल्स पुराने सेल्स से बनते हैं। जो पहले से मौजूद सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं और नए सेल्स बनाते हैं। बच्चों, इस प्रिंसिपल को जो रुडोल्फ वर्चू ने बताया है, वो इसमें हमें सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट मिल रहा है। नए सेल्स कैसे बनते हैं? जब पुराने सेल्स डिवाइड होंगे और फिर नए सेल्स बनेंगे, उन्हीं की डिवीजन से, जिनको हम आने वाले टाइम में पुराने सेल्स को या प्री एग्जिस्टिंग सेल्स को पेरेंट सेल्स भी कहेंगे, और जो नए सेल्स बनेंगे उनको हम डॉटर सेल्स का नाम भी देंगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बच्चों, ये जो तीन प्रिंसिपल हैं सेल थ्योरी, जो हमारा मेन टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी, वो तीन प्रिंसिपल मेन ये हैं, और इसको बनाने में ये सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। ठीक है, आपको ये प्रिंसिपल्स एज इट इज़ याद करने हैं, और तकरीबन हर एग्ज़ाम में 9th में बायो में ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आता है। एक्सप्लेन द सेलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, सेलेंट फीचर्स के नाम से पूछ लिए जाए या प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी के नाम से पूछ लिए जाए, यू मस्ट रिमेंबर फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। ठीक है, दूसरा, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। थर्ड वन में बता रहे हैं,
all new cells arise from pre-existing cells। एक तरफ ये प्रिंसिपल हमें पहला प्रिंसिपल बता रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स के लिए सेल का होना बहुत ज़रूरी है, सेल से मिलकर बना होना बहुत ज़रूरी है, और ये कि ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। फिर यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया दे रहे हैं सेकंड प्रिंसिपल में कि सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। और थर्ड वन प्रिंसिपल जो कि सेल डिवीजन के बारे में बताया जा रहा है, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पुराने सेल्स नए सेल्स पैदा करते हैं, पहले से मौजूद सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं और नए सेल्स बनाते हैं। ठीक है बेटे, ये पूरा टॉपिक हमारा लॉन्ग भी है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। इसमें किसी भी एक साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन भी पूछी जा सकती है। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ जेन बैप्टिस्ट डी लामार्क इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी? एंटोनी वैन लीवनहुक ने क्या कहा था? हु इंट्रोड्यूस द टर्म एनिमलक्यूल्स? ये भी पूछा जा सकता है। एनिमलक्यूल्स किसने इंट्रोड्यूस करवाया? सेलुली का वर्ड किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया? यस, रॉबर्ट हुक ने करवाया था। और सेल में न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन, ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे। सेल थ्योरी इंट्रोड्यूस किसने करवाई थी? श्लीडन और स्वान ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। और फर्दर अदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस थ्योरी को एक्सटेंड किया था, जिन्होंने रुडोल्फ वर्च्यू थे। और साथ ही साथ में रुडोल्फ वर्च्यू के साथ लिविस पैस्चर ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। और सेल थ्योरी के 3 अहम प्रिंसिपल्स हैं, और इन्हीं प्रिंसिपल्स को लेकर अगर हम वायरसेस को डिस्कस करते हैं बच्चों, थर्ड चैप्टर में भी हमने स्टेटस ऑफ वायरसेस थोड़ा सा डिस्कस किया था। जब हमने 5 किंगडम पढ़ी थी तो हमने ये कहा था कि 5 किंगडम में कोई एक भी किंगडम नहीं ऐसी है जिसके अंदर वायरसेस को एडजस्ट किया गया हो। उसकी वजह ये है, उसको जो है जस्टिफाई कर रही है ये हमारा सेल थ्योरी का फर्स्ट प्रिंसिपल, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है कि वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना हो। तो दूसरी तरफ अगर हम वायरसेस को देखें, प्रियॉन्स और वायरॉइड्स को देखें, ऑल दीज आर सब सेलुलर और एसेलुलर पार्टिकल्स। एसेलुलर का मतलब ये है कि वो सेल लाइक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी नहीं रखते हैं, विदाउट सेल हैं। ऑल्दो दे पोजेस सम लिविंग कैरेक्टर्स, लिविंग कैरेक्टर्स ज़रूर शो करते हैं कि इंक्रीज इन नंबर, वो जब लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं रिप्रोड्यूस करती हैं और अपनी तादाद को बढ़ा लेते हैं, एंड कैन ट्रांसमिट देयर कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके अंदर सेल लाइक ही नहीं है, सेल की तरह की ही नहीं है। इस वजह से उनको कैटेगराइज किया गया है ए सेलुलर या सब सेलुलर पार्टिकल्स के तौर पे। और यही वजह है कि इन तीनों को, वायरसेस को, वायरॉइड्स को और प्रियॉन्स को, किसी को भी 5 किंगडम में किसी भी रैंक में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि सेल थ्योरी के फर्स्ट प्रिंसिपल ही ने उनको एक्सप्लेन कर दिया है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। और वो जो कि अभी ऑर्गेनिज्म और ए सेलुलर पार्टिकल्स के इन बिटवीन है, या नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के इन बिटवीन है, उनको तो अभी हम नहीं क्लासीफाई कर सकते। सो दैट्स वाई दे आर नॉट क्लासीफाइड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस का। यहाँ पे हम बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स को स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में, लेकिन सेल के अंदर ही कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनको हम एज ऑर्गेनेल्स कैटेगराइज नहीं करेंगे, लाइक सेल मेम्ब्रेन,
cell wall, then cytoplasm and cytoskeleton। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स नहीं बल्कि सेलुलर स्ट्रक्चर्स के तौर पे कैटेगराइज की जाती हैं। तो बच्चों अब हम इन सेलुलर स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं और इनकी स्ट्रक्चर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सेलुलर स्ट्रक्चर्स में सेल वॉल को हम देखते हैं। बच्चों आप लोग फेमिलियर हैं सेल वॉल से? सेल वॉल जो कि तमाम ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती है। यस, प्लांट्स में होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती है सेल वॉल, और चंद प्रोटिस्टा में होती है। किस में नहीं होती है? एनिमल सेल्स में और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। बच्चों आपको किंगडम प्रोटिस्टा के कैरेक्टर्स याद आ गए ना? हमने किंगडम प्रोटिस्टा जब पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने तीनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा में रखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल प्लांट्स को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा था, दैट वर एल्गी। फिर हमने सिंपल एनिमल लाइक जो थे उनको भी प्लांट्स प्रोटिस्टा में कैटेगराइज किया था, और कुछ फंजाई के भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनको हमने प्रोटिस्टा में रखा था। ठीक है, तो जो एनिमल सेल्स हैं और जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल किसके अंदर होती है? याद रखिएगा, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, देन फंजाई में पाई जाती है सेल वॉल इनके सेल्स में, और थर्ड वन जिसमें पाई जा रही है दैट इज प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में भी पाई जाती है। इन तीनों के सेल्स में सेल वॉल पाई जाती है, जबकि जिनमें नहीं है एनिमल सेल्स में और जिनमें नहीं पाई जाती है उनमें वो कौन कौन से हैं? एनिमल सेल्स जिनमें सेल वॉल नहीं होती है, और सेकंड वन है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। एक क्लियर डिफरेंशिएशन के साथ ये बात आपने याद रखनी है कि सेल वॉल तमाम ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती। किस में होती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में, फंजाई के अंदर सेल्स में और प्लांट सेल्स में। और किस में नहीं पाई जाती है सेल वॉल? एनिमल सेल्स में और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। बेसिकली सेल वॉल एक नॉन लिविंग मैटर है। क्या है? एक नॉन लिविंग मैटर है जो कि अपने इंटरनल सेल की हिफाजत करता है, प्रोटोप्लाज्म की। नॉन लिविंग मैटर है जो कि मुख्तलिफ कंपोजिशंस में, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, और ये सेल की इंटरनल कंपोजिशन, सेल प्रोटोप्लाज्म की हिफाजत करना इस सेल वॉल का काम है, जिन सेल्स में ये पाई जाती है। फंक्शन इसके डिफरेंट हैं। फंक्शंस की बात करें तो इट विल सपोर्ट शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ देती है सेल को, और प्रोटेक्ट करती है। ये है इसके फंक्शन। It will provide support, provide shape, give strength and protection to the cell. सेल की हिफाजत करना, सेल की शेप को मेंटेन रखना, सेल को सहारा देना, ये सारे इसके फंक्शंस हैं। ठीक है बच्चों, क्या है सेल वॉल? नॉन लिविंग मैटर है जो कि
पूरे सेल की हिफाजत करती है। फंक्शन में हम उसको कैटेगराइज करें कि ये सपोर्ट भी देती है, शेप देती है सेल को, स्ट्रेंथ देती है और प्रोटेक्ट करती है। किन सेल्स में होती है और किन सेल्स में नहीं होती है, अपने माइंड में ये एक सेटिंग कर लें, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती है, फंजाई के सेल्स में होती है, प्लांट सेल्स में होती है। और किन सेल्स में नहीं होती है, एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है, नॉट फाउंड in एनिमल सेल एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जबकि फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, फंगस एंड इन प्लांट सेल्स। प्लांट्स में सेल वॉल जो है वैरायटी ऑफ केमिकल्स के साथ पाई जाती है। सबसे पहले हम प्लांट्स के सेल वॉल्स की बात करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल वैरायटी ऑफ केमिकल्स के साथ पाई जाती है। कहते हैं कि आउटर वॉल ऑफ सेल इज नोन एज इन प्लांट्स प्राइमरी वॉल। यहाँ पर दो तरह की वॉल्स हम स्टडी करने जा रहे हैं सेल वॉल प्लांट्स में। फर्स्ट वन है बच्चों प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो आउटर वॉल है, जो सबसे बाहर वाली सेल वॉल, जो मेन सेल वॉल है प्लांट्स के अंदर, दैट इज प्राइमरी वॉल। और बहुत सारे दूसरे केमिकल्स के साथ साथ ये प्राइमरी वॉल जिस बेसिक या कॉमन केमिकल से मिलकर बनी है, मेड ऑफ सेलुलोज, और ये मिलकर बनी है कॉमनली सेलुलोज से। ये कंपोजिशन क्या है इसकी, प्राइमरी वॉल किससे मिलकर बनी है, ये आपने बहुत ज़्यादा याद रखनी है। एमसीक्यूज में भी पूछी गई है, लॉन्ग शॉर्ट में भी ये पूछी जा सकती है। प्राइमरी वॉल में मोस्ट कॉमन केमिकल जो है वो क्या है, सेलुलोज है, ठीक है। वो क्या है, सेलुलोज है। प्राइमरी वॉल आउटर वॉल है। प्लांट्स के अंदर ही चंद एक सेल्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर सेकेंडरी वॉल पाई जाती है। इन जाइलम, जाइलम के सेल्स में इनर टू प्राइमरी वॉल, प्राइमरी से अंदर की तरफ देयर इज अनदर लेयर which is named as secondary wall। ये सब सेल्स में प्लांट्स में नहीं होती है। वहाँ पर जहाँ पर प्लांट सेल्स को ज़्यादा सपोर्ट की और स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, वहाँ पर समटाइम इनर टू प्राइमरी वॉल यानी प्राइमरी वॉल से अंदर की तरफ एक दूसरी दीवार भी डेवलप हो जाती है, दैट इज नेम्ड एज सेकेंडरी वॉल्स। किस में पाई जा रही है, जाइलम सेल्स में। और फंक्शन इसका है एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देना, हार्डनेस, प्रोटेक्शन देना है। जहाँ प्राइमरी वॉल बच्चों मिलकर बनी हुई है कॉमनली सेलुलोज से, वहीं पर ये सेकेंडरी वॉल मिलकर बनी है लिग्निन से। लिग्निन, secondary wall made of lignin। तो यहाँ पे प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल का डिफरेंस भी आपने मार्क करना है। प्राइमरी वॉल क्या है, some plant cells have the outer wall which is commonly made up of cellulose and it is named as primary walls. Some cells, for example in xylem, on the inner side of primary wall there is another wall which is named as secondary wall. ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ऐसे है कि प्राइमरी के साथ साथ समटाइम्स सेकेंडरी भी बन जाती हैं एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए। ये आप आगे जब स्टडी करेंगे जाइलम टिश्यूज़ को, जाइलम का काम ही वाटर ट्रांसपोर्ट है एरियल पार्ट्स की तरफ, तो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की और स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। दैट स्ट्रेंथ इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस सेकेंडरी वॉल विच इज़ मेड ऑफ
लिग्निन। ठीक है, और यहाँ पर आपने शॉर्ट साथ ही मार्क भी कर लेना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। तो बच्चों इसके साथ एक और छोटा सा पॉइंट है कि प्लांट सेल्स तो ढेर सारे पाए जाते हैं, ये तो नहीं है कि इंडिपेंडेंट सेल तो होते नहीं, बहुत सारे टिश्यूज़ की फॉर्म में रहते हैं, और ये प्लांट सेल्स एक दूसरे के साथ लिंक हुए होते हैं, कनेक्ट हुए होते हैं। कैसे कनेक्ट हुए होते हैं? इन्हीं सेल वॉल्स के अंदर कुछ स्पेशल पोर्स पाई जाती हैं। सेल वॉल के अंदर कुछ पोर्स होते हैं जो कि अपने नेबरिंग सेल्स को, साथी सेल्स को के साइटोप्लाज्म को लिंक कर देता है, जोड़ देता है दूसरे सेल के साथ। और सेल वॉल में इन पोर्स को नाम दिया जाता है प्लाज्मोडिस्मेटा का, प्लाज्मोडिस्मेटा, प्लाज्मोडिस्मेटा। There are pores in the cell walls of adjacent cells through which their cytoplasm is connected। जी बच्चों, एक सेल जब दूसरे सेल के साथ लिंक होता है तो उसके सेल वॉल के अंदर वहाँ पर कुछ पोर्स, कुछ सुराख पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडिस्मेटा कहते हैं। There are pores in the cell wall of adjacent cell through which their cytoplasm is connected। और यही वो पोर्स हैं जिसके ज़रिए से एक सेल के साइटोप्लाज्म का दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्शन बन जाता है और बहुत सारे मटेरियल्स का एक्सचेंज भी हो जाता है। ये था प्लाज्मोडिस्मेटा। बच्चों सेल वॉल में से एक आपने इसके फंक्शन की हेडिंग दी है, ठीक है। सेल वॉल क्या थी? नॉन लिविंग मैटर है जो कि प्रोटोप्लाज्म की हिफाजत करती है, मेन डेफिनेशन। फिर हमने इसके फंक्शन मार्क किए हैं। इट प्रोवाइड्स शेप, सपोर्ट देती है, स्ट्रेंथ देती है और सेल को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। प्लांट्स में ये वैरायटी के साथ पाई जाती है। वैरायटी इसलिए क्योंकि इसमें डिफरेंट केमिकल्स पाए जाते हैं। तो जो मेन वॉल है दैट इज़ प्राइमरी वॉल। प्लांट्स में जो आउटर मेन वॉल है दैट इज़ प्राइमरी वॉल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड सम अदर केमिकल्स। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन केमिकल है दैट इज़ सेलुलोज। और प्लांट्स ही के चंद एक सेल्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर प्राइमरी वॉल से अंदर की तरफ एक और वॉल भी पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन जाइलम सेल्स देयर इज़ द सेकेंडरी वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ लिग्निन। और ये सेकेंडरी वॉल जो इनर टू प्राइमरी वॉल है ये क्या काम करती है? ये सेल को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने का काम करती है। इसके बाद हमने देखा व्हाट आर प्लाज्मोडिस्मेटा। प्लाज्मोडिस्मेटा सेल वॉल के अंदर पाए जाने वाले पोर्स हैं जो एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। स्टार्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि किन सेल्स में सेल वॉल पाई जा रही है, तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स का जिक्र किया और फंगस का जिक्र किया। प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी सेल वॉल पाई जा रही है और फंजाई में भी सेल वॉल पाई जाती है, बट इन सब की केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है। ये नहीं है कि प्लांट्स में अगर ये सेलुलोज और लिग्निन से मिलकर बनी है तो बाकियों में भी उसी से मिलकर बनी होगी। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल किसी और केमिकल से मिलकर बनी है,
जबकि फंजाई में सेल वॉल किसी और केमिकल से मिलकर बनी है। Although all these three type of organisms share this same common character of presence of cell wall, तो हम ये देख लेते हैं in fungi cell wall is made up of chitin, कॉमन जो केमिकल है काइटिन है। प्लांट्स में आपको याद हो चुका है प्राइमरी वॉल सेलुलोज से और सेकेंडरी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ लिग्निन। तो फंजाई में सेल वॉल किससे मिलकर बनी है? काइटिन से। काइटिन एक दूसरा केमिकल है। और इन प्रोकैरियोट्स अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। आपको याद है ना प्रोकैरियोटिक सेल्स? वो सेल्स जो प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं रखते हैं। बच्चों हमारे बायो में आप देख लें कि हर लेसन के साथ कोई ना कोई नई टर्म्स हैं। बहुत सारी टर्म्स होती हैं जो आप बज़ाहिर जब पढ़ रहे होते हो तो बहुत आसान लगती हैं, लेकिन जब आपके पास एक फुल चैप्टर या 2 चैप्टर्स की फॉर्म में इकट्ठी होती हैं तो समटाइम बच्चे उनको मिक्सअप भी करते हैं। उसको याद अच्छी तरह करें, उसको रिवाइज करेंगे तो कभी भी मिक्सअप नहीं होंगी। इन सारी टर्म्स को आपने मार्क करना है, हाईलाइट करना है, ताकि जब आप लिख रहे हों तो कोई भी आपको कंफ्यूज ना करें और उनको प्रॉपर रिवाइज करना है जी। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ a chemical which is called as peptidoglycan. ये एक केमिकल है जो कि सेल वॉल को बना रहा है प्रोकैरियोटिक सेल्स के। ये केमिकल मेनली पेप्टिडो इंडिकेट कर रहा है बच्चों अमीनो एसिड्स को, और ग्लाइकेन इंडिकेट कर रहा है शुगर को। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ अमीनो एसिड एंड शुगर्स। ये अमीनो एसिड और शुगर से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है पेप्टिडोग्लाइकेन, और ये प्रोकैरियोटिक सेल वॉल को बना रहा है। ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए मार्क करना है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और बच्चों ये इस तरह से भी शॉर्ट में आ चुका है, व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइकेन। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? Prokaryotic cell wall is composed of peptidoglycan, and this peptidoglycan is a complex compound of amino acids and sugar. तो इस तरह हमने सेल वॉल में कितने शॉर्ट पढ़े हैं? फंक्शंस पढ़े हैं, देन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल पढ़ा है, उसके बाद प्लाज्मोडिस्मेटा, देन डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस ऑफ सेल वॉल पढ़ी कि फंजाई में सेल वॉल मिलकर बनी है काइटिन से, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल मिलकर बनी है पेप्टिडोग्लाइकेन से। जी बच्चों आपने ये लेसन आज याद करना है, ठीक है? सेल वॉल को बहुत अच्छी तरह से याद करना है। इसमें से सेवरल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ cell wall.